जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम लोग फोकस क्या होता है इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म देखेंगे और फोकस किन शब्दों से बना है। मतलब वैसे तो बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन जो है एक स्पेसिफिक अर्थ जो मुझे लगता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो फोकस को हम एफ से कह सकते हैं फॉलो। फॉलो। उसके बाद ओ से क्या हो सकता है? ओ से वन। उसके बाद सी से COURSE कोर्स। फिर यू से क्या हो सकता है? यू से अनटिल। और एस से गाइस सक्सेस। फॉलो वन कोर्स अनटिल सक्सेस। तो बिल्कुल सही बात है कि फोकस अगर आप किसी चीज़ पे कर रहे हो तो तब तक करो जब तक कि आपको सक्सेस नहीं मिल पाती। कहा भी गया है कि असफलता यह सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ, और बिल्कुल सही बात है। ओके गाइस, तो अगेन वेलकम, मोस्ट वेलकम टू यूपीएससी विद अनुराग, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक, आधुनिक काल, मानव और पर्यावरण के बीच के बदलते संबंधों को पढ़ा था। मानव और पर्यावरण के बीच बदलते संबंध जो थे उनके बारे में पढ़ा था कि मनुष्य ने पर्यावरण में क्या क्या परिवर्तन किए। ठीक पहले तो मनुष्य एक था पर्यावरण का, फिर इसने क्या पर्यावरण में रूपांतरण करना शुरू किया, और रूपांतरण करने के बाद इसने पर्यावरण में परिवर्तन, और परिवर्तनों के बाद इसने क्या किया? पर्यावरण का विनाश करना शुरू कर दिया, जो कि वर्तमान में हमें दिख रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण और ऐसे बहुत चीज़ों की वजह से विनाश शुरू हो गया। तो गाइस चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। मानव पर्यावरण के संबंध हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव है। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। मानव पर्यावरणीय प्रभाव। चूंकि हम पर्यावरण प्रकृति का अंग है और प्रकृति प्रभावित करती है, तो इसको हम बेसिकली 3 पार्टों में बांट सकते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट? 1 3 नंबर क्या आता है? जैव भौतिक सीमाएं। भौतिक सीमाएं। नंबर 2 पे आचार परक नियंत्रणों में। आचार परक नियंत्रण, अभी मैं इनकी इंग्लिश बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंदी कठिन है। आचार परक नियंत्रण। और 3rd नंबर पे आता है संसाधनों की सुलभता। संसाधनों की सुलभता। हो तो सारी चीज़ें हैं, कई सारी चीज़ें जो है मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव डालते हैं, कई सारे कारक, लेकिन जो है हम बेसिकली इन 3 कारकों को पढ़ेंगे। जैव भौतिक सीमाएं, आचार परक नियंत्रण और संसाधनों की सुलभता। इंग्लिश में इसको कहते हैं बायोफिजिकल लिमिटेशंस। बायोफिजिकल लिमिटेशंस। ओके। और आप आचार परक नियंत्रण इसको कहते हैं बिहेवियरल कंट्रोल। बिहेवियरल कंट्रोल। और 3rd लास्ट जो है वो उसको कहते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। बेसिकली मानव पर जो पर्यावरणीय प्रभाव है, इन 3 कारकों के आधार पे हम बात करेंगे। इन 3 माध्यमों से पर्यावरण जो है वो मानव पर प्रभाव डालता है। अब इनकी डिटेल्स में चर्चा करेंगे एक एक करके। तो अब देख लीजिए आप, जैव भौतिक सीमाएं, आचार परक नियंत्रणों और संसाधनों की सुलभता, इन तीनों के आधार पे जो है पर्यावरण मानव पर प्रभाव डालता है। अब जैव भौतिक सीमाएं क्या होती हैं? तो नंबर 1 पे हम डिस्कस करेंगे जैव भौतिक सीमाएं। जैव भौतिक सीमाएं। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमने इससे पहले जो है पढ़ा है भौतिक पर्यावरण क्या होता है, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, जाके पूरी सीरीज है एक तरफ से,
और इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। तो जैव भौतिक सीमाएं, देखिए मानव का शरीर जो है, मानव का शरीर जो है, मानव शरीर कुछ निश्चित जो है पर्यावरणीय दशाएं हैं, पर्यावरणीय दशाएं हैं। इन्हीं में जो है, इन्हीं में ही ये सरवाइव कर पाता है। सॉरी, एक मिनट, ये गलत हो गया। हाँ ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरणीय, कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही मानव शरीर जो है वो सरवाइव कर पाता है, मतलब अनुकूल हो पाता है, अनुकूल। अगर ये पर्यावरणीय दशाएं जो है कौन कौन सी हो सकती हैं इन पर्यावरणीय दशाओं में, तो पर्यावरणीय दशाओं में मौसम जलवायु के कारक हो सकते हैं, मौसम और जलवायु के कारक जो है यही डिसाइड करते हैं कि हमारा अनुकूलन कैसे होगा। जैसे नंबर 1 पे तापमान हो गया, नंबर 2 पे वर्षा हो गई, नंबर 3 पे वर्षा हो गई, नंबर पे जो है वायु हो गई, नंबर 5 पे हो गया प्रकाश, ठीक, आदि आदि आदि। ऐसे कई से कारक हैं। तो ये कारक है, यही डिसाइड करते हैं कि हमारा अनुकूलन जो है वो कैसे होगा। मतलब अनुकूलन का मतलब होता है हम अपने परिवेश में कैसे सरवाइव करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि तापमान का एग्जांपल लेते हैं। तापमान जो है रेगिस्तान में बहुत अधिक होता है, जबकि वहीं बर्फीले प्रदेशों में तापमान बहुत कम होता है। तो बर्फीले प्रदेश के लोगों की जो है रहन सहन, खान, आचार विचार, सब चीजें अलग हैं। जबकि वहीं पे रेगिस्तान में वाले लोगों की रहन सहन, खान पान और वहाँ की, यहाँ तक कि वनस्पतियाँ, पर्यावरण खुद को भी प्रभावित करता है। यहाँ की वनस्पतियाँ अलग अलग हैं। कि जो लोग होंगे, ठीक है, वो आपको कम कपड़े हुए दिखेंगे, यहाँ के लोग अधिक कपड़े हुए यहाँ के लोग आंखों के नीचे कोयला लेते हैं, आंखों के नीचे कोयला लगा लेते हैं ताकि जो है उनकी आंखें जो है अधिक तापमान और अधिक रोशनी से सुरक्षित रहें। जबकि यहाँ के लोग जो है मांस वगैरह का सेवन करते हैं, रेगिस्तान में रहने मदिरा का सेवन करते हैं, जबकि जो है बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले लोग मदिरा का सेवन ज्यादा है शरीर को गर्म रखने के लिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो जैव भौतिक सीमाएं होती हैं, जो जैव भौतिक सीमाएं हैं, ये डिसाइड करती हैं कि हमारी संस्कृति कैसे होगी, हमारी सभ्यता कैसे होगी। यहाँ तक कि पर्यावरण जो है वो संस्कृति और सभ्यता दोनों को डिसाइड करता है। अगर आपको नहीं पता है कि संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, और सभ्यता दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप जाके पहले डिफरेंस को पता करो कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। वैसे सभ्यता जो है वो हम भौतिक विकास कह सकते हैं, भौतिक विकास कहते हैं, और जो संस्कृति होती है ये हम अपने मूल कह सकते हैं। एक बड़ा डिफरेंस ये कि सभ्यता समाप्त हो सकती है, लेकिन जो है समाप्त नहीं होती, या संस्कृति समाप्त नहीं होगी। संस्कृति तभी समाप्त होगी जब उस संस्कृति से संबंधित जो लोग हैं वो पूरी तरह समाप्त हो जाए। लेकिन तभी समाप्त होती है, जैसे कि अभी हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता तो है, सभ्यता समाप्त हो गई, हड़प्पा सभ्यता के जो मूल्य हैं वो आज वर्तमान भी हमको देखने मिलते हैं, वर्तमान में भी बचे हुए हैं, ठीक है। जैसे उनका प्रकृति के प्रति पूजा, उनके आभूषण पहनने का ढंग, ये सब चीज़ें आज भी उनकी पता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो संस्कृति कभी समाप्त ही नहीं होती है, जबकि सभ्यता जो है वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। ओके, तो गाइस चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से जैव भौतिक सीमाएं जो है, आई होप आपको समझ में आएगा, जैव भौतिक सीमाएं जो है वो मनुष्य को प्रभावित करते हैं, उसके आवास को प्रभावित करते हैं, उसके खान पान को प्रभावित करते हैं, उसके रहन सहन को प्रभावित करते हैं, कुल मिला के उसकी संस्कृति को ही पर्यावरण प्रभावित करता है, ठीक है। अब सेकेंड नंबर पे क्या था, सेकेंड नंबर था आचार परक नियंत्रण, आचार परक नियंत्रण, जिसका है बिहेवियरल कंट्रोल, बिहेवियरल कंट्रोल कहते हैं इसको। ओके,
तो बिहेवियरल कंट्रोल में क्या है कि देखिए, मनुष्य जो पर्यावरण है वो मनुष्य के व्यवहार को भी तो डिसाइड करता है, मनुष्य के व्यवहार को भी तो डिसाइड करता है। जैसे कि गर्मी होती है, जब अपने यहाँ खूब, अपने मैदानी क्षेत्रों में जब खूब गर्मी होती है तो लोग एक दूसरे से ज़्यादा बात करना नहीं पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि लड़ाई होने की संभावना बहुत अधिक रहती है, मीन्स उनका टेम्परामेंट बहुत हाई होता है। तो इस प्रकार, खैर ये तो एक मजाक वाली बात थी। तो जो बिहेवियर है वो चिंतन, विचारधारा, और मस्तिष्क, हमारी संस्कृति, ठीक है, चिंतन, विचारधारा, संस्कृति, इन सब चीज़ों को भी प्रभावित करता है हम पर्यावरण के प्रति जो व्यवहार है। पर्यावरण में जो परिवर्तन होते हैं उनसे जो व्यवहार, जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं, जो हमारे मूल्यों में परिवर्तन होते हैं, वो सब भी ये बिहेवियरल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि एस्किमो, आपने सुना है एस्किमो? एस्किमो क्या होता है? एस्किमो जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रजाति होती है, एस्किमो। ओके, एस्किमो जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में पाई जाने वाली एक प्रजाति है। और ये लोग जो घर बना के रहते हैं, एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं? इग्लू। इग्लू। चलो आपको दिखाई देते हैं कि एस्किमो लोगों के घर को क्या कहते हैं। देखो, ये जो है ये है इग्लू। इग्लू, ये जो घर बने हुए हैं, ये देखो, ये क्या है? इग्लू है। ये बर्फ़ के ऐसे घर होते हैं, अंदर से गोलाकार होते हैं और बाहर इन पे गेट बना होता है, इसको इग्लू कहते हैं। और एस्किमो लोगों को दिखाएं तो ये देखो, 2 एस्किमो बॉयज़ जो है, ये कहीं की है पुरानी फ़ोटो, रुको मैं आपको और दिखाता हूँ। एस्किमो लोगों की फ़ोटो, ये देखो, ये लोग ऐसे रहते हैं एस्किमो। तो ये इनके व्यवहार, रहन सहन और संस्कृति में पर्यावरण परिवर्तन डालता है कि नहीं? अभी जो है ये लोग इतने ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, इतने ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, तो जो है ये इस तरह के घर बना के रहते हैं, मैदानी क्षेत्रों की तरह घर नहीं बना सकते। इनका खान पान, इनका रहन सहन सब अलग है, ठीक है। इनका पहनावा देखो आप, कितनी ज़्यादा मोटे कपड़े पहनते हैं ये, ताकि ठंडक से ये बचे रह सकें, ठीक। और प्लस इनके व्यवहार पे, इनके मानसिक व्यवहार पे भी ये परिवर्तन डालता है। क्या परिवर्तन डालता है मानसिक व्यवहार पे? कैसे डालता है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि आर्कटिक क्षेत्र में जो आर्कटिक क्षेत्र को भी आपको दिखा देते हैं कहाँ पे, उसके बाद बात करते हैं। आर्कटिक क्षेत्र, ये देखो, ये नॉर्थ पोल है। और नॉर्थ पोल का जो ये पूरा गोलाकार रीजन दिख रहा है, इसमें कनाडा, ग्रीनलैंड और फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रसिया, इनके कई सारे भाग आते हैं। तो इसको आर्कटिक ओशन के पास के पूरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? आर्कटिक रीजन कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ठीक, तो आर्कटिक क्षेत्र हमने देख लिया। अब इनके घर को जान दिया, घर को इग्लू कहते हैं, ठीक। अब हमको समझना ये है कि कैसे इनके व्यवहार पर परिवर्तन डालता है। तो भाई, आर्कटिक क्षेत्र में जो है, यहाँ पे प्रकाश की मात्रा जो है वो बहुत कम प्राप्त होती है। 6-6 महीने जो है यहाँ पे दिन रहता है और 6 महीने यहाँ पे रातें होती हैं, ठीक। 6 महीने दिन, 6 महीने रातें। तो आप सोचो कि जब 6 महीने लगातार दिन रहेगा तो हमारे मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में, हमारे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आ सकता है, ठीक। अवसाद ग्रसित हो सकता है, ठीक। हमारे व्यवहार में जब इतना ज़्यादा दिन रहेगा तो हमारे व्यवहार में क्या हो सकता है? चिड़चिड़ापन आ सकता है, हम अवसाद से ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें निद्रा जो है रात में सोने की आदत है और दिन में काम करने की आदत है। लेकिन जब लगातार जो है दिन रहेगा तो प्रॉब्लम तो होंगी ना। हमारा आलस से बढ़ सकता है, अनिद्रा की समस्या हो सकती है, तो इस प्रकार से बहुत सारे बिहेवियरल चेंज आ सकते हैं कि हम आपस में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करें या फिर आपस में ठीक से बातचीत ना करें, हम खुश ना रहें। इसी प्रकार जब 6 महीने रातें होती हैं, ठीक, तो क्या होता है? यही सारी चीज़ें हमारे व्यवहार आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है प्रकृति जो है वो हमारे चिंतन पे, हमारी विचारधाराओं पे, हमारी संस्कृतियों पे भी इस तरह का प्रभाव डालती है। जैसे कि प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। प्राकृतिक आपदाएं भी तो पर्यावरण का ही रूप हैं। प्राकृतिक आपदाएं,
ओके, प्राकृतिक आपदाएं जैसे क्या, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, ऐसे बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं। तो ये भी तो हमारे चिंतन पे असर डालती हैं, हमारे व्यवहार पे असर डालती हैं। तो इस प्रकार से ये बिहेवियरल चेंज होते हैं पर्यावरण जो हमारे इंसानों के ऊपर करता है। चलिए एक लास्ट पढ़ लेते हैं, थर्ड लास्ट। वो क्या था? संसाधनों की सुलभता। संसाधनों की सुलभता, ओके। थर्ड क्या था? संसाधनों की सुलभता। संसाधनों की सुलभता। पेन मेरा मोटा नहीं हो रहा है। गाइस बस 1 मिनट। चलो कोई नहीं। संसाधनों की सुलभता, देखिए संसाधन जो है, जो रिसोर्स पाए जाते हैं, संसाधन में क्या क्या हो सकता है? जैसे कि भूमि हो गई, भूमि भी तो एक संसाधन है। खनिज हो गए, जल हो गया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे कि हमारा जीवन जो है वो चलायमान है। भूमि हो गई, खनिज हो गया, जल हो गया, और पेड़ों से पेड़ हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनसे हमें जीवन जीने के लिए बहुत सारी साधनों की ज़रूरत पड़ती है। तो इनको हम संसाधन कह सकते हैं। तो जहाँ भी संसाधनों की सुलभता होगी, ठीक है, जहाँ भी संसाधनों की सुलभता होगी वहाँ पे क्या होगा? मानव जीवन उसके आसपास होगा, मानव जीवन उसके आसपास अनुकूलित होगा, ठीक है। और तो इस प्रकार से संसाधनों की सुलभता भी पर्यावरण, संसाधन तो पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं, तो संसाधन जो है हमें प्रभावित करते हैं। जैसे कि नदी का जल हो गया, नदी का जल जो है संसाधन ही तो है, नदी का जल। और नदी का जल जो है 2 राष्ट्रों के बीच अगर है, 2 राष्ट्रों के बीच बंटवारा है नदी के जल का, तो इससे क्या प्रभावित होगा? हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस प्रभावित होंगे, IR, ठीक है। पेपर सेकंड, GS पेपर सेकंड मेंस के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस प्रभावित होंगे। मध्य पूर्व के देशों के पास क्या है? हमारे, उनके पास पेट्रोलियम है, बहुत भारी मात्रा में पेट्रोलियम है। तो ये भी चीज़ें क्या देशों के रिलेशंस को प्रभावित करती हैं। 2 राज्यों के मध्य, अगर 2 राज्यों के मध्य संसाधनों को लेकर अक्सर जो है चीज़ें विवादित रहती हैं, तो इस प्रकार से देखें जो है तो निर्भरता होती है ना, अंतर। अगर संबंध अच्छे हैं, संबंध अगर जो है अच्छे हैं, तो आजकल के टाइम पे चेतना जो है राष्ट्रों के बीच में बहुत ज़्यादा हो गई है, लोगों के बीच में हो। तो संबंधों को बनाने के लिए संसाधनों का बहुत बड़ा रोल होता है, संसाधनों का बहुत बड़ा रोल होता है संबंधों को मेंटेन करने के लिए। अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में संसाधन पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आर्थिक विकास जो है वो कहीं हद तक संसाधनों पे ही टिका हुआ है। आर्थिक विकास जो है, यार क्या हो गया मेरी पेन में? आर्थिक विकास जो है चलो ठीक है, पहले तो थोड़ा सा बचा है। तो आर्थिक विकास है वो किस पे डिपेंड है? संसाधनों पे डिपेंड है, ठीक। और संसाधनों की उपलब्धता ही इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर बनाती है, दोनों देशों के बीच कूटनीतियों को बेहतर बनाती है। तो इस प्रकार से देखें तो जो है इस प्रकार से पर्यावरण जो है मानव को प्रभावित करता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रभावित करता है संसाधनों की सुलभता के आधार पे, विभिन्न राज्यों के बीच, यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से भी। जब व्यक्तिगत रूप की भी बात करें तो संसाधन जो है, जैसे वो बाइक हो सकती है, या फिर कोई बुक हो सकती है, या फिर खाद्यान्न सामग्रियाँ हो सकती हैं, ये व्यक्तिगत रूप पे भी प्रभावित करती हैं। उसके अलावा जो है बिहेवियरल चेंज में कैसे आते हैं कि जो चिंतन, विचारधारा और संस्कृति है हमारी, उसको भी पर्यावरण चेंज करता है, क्योंकि जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं वो जो है हम पे इफेक्ट डालती हैं। मैंने एस्किमो का एग्जांपल दिया आपको। प्राकृतिक आपदाएं भी है, जैसे भूकंप, सुनामी, ये आपदाएं भी जो है पर्यावरण जो है मनुष्य को प्रभावित करता है। मनुष्य नहीं, संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि मनुष्य की यहाँ पे बात हो रही है, मनुष्य सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, इस वजह से मनुष्य प्रभावित होता है, ठीक है गाइस। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट थे
आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, मैंने कोशिश की है अच्छे से समझाने की। ओके, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा भी मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो आप जाके सब्सक्राइब करो और लाइक करो।